में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत ज़रूरी है। हम यूनिवर्सल बैंक लाइसेंसिंग और एसएफपी ट्रांजिशन के रूल्स को डिकोड करेंगे। आरबीआई के ये सर्कुलर्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन नियमों को मास्टर करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक लेकिन क्रिटिकल सवाल से कि बैंक शुरू करने के लिए जेब में कितना पैसा होना चाहिए। Which of the following statements are correct regarding the initial capital and prudential requirements for a newly licensed universal bank? 1. The initial minimum paid up voting equity share capital on net worth shall be rupees 1,000 crore. 2. The bank must maintain a minimum capital adequacy ratio (CAR) of 13% of its risk-weighted assets for a minimum of 3 years after commencement of operations. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. Both 1 and 2. Option D. Neither 1 nor 2. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। देखिए, किसी भी नए यूनिवर्सल बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। साथ ही ऑपरेशन शुरू होने के पहले 3 साल तक बैंक को 13% का सीआर मेंटेन करना होता है। 13% का नियम इसलिए है ताकि बैंक के पास रिस्क से निपटने के लिए एक मोटा बफर हो। नॉर्मल बैंक्स के लिए यह लिमिट कम होती है, लेकिन नए बैंक के लिए आरबीआई एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहता है। पैसा तो ठीक है, लेकिन बैंक चलाने वाला इंसान कैसा होना चाहिए? अगला सवाल इसी पर है। यूनिवर्सल बैंक का प्रमोटर बनने के लिए आरबीआई ने एक्सपीरियंस का क्या बैरियर लगाया है? To be eligible to promote a universal bank, what is the minimum period of experience required for resident individuals or professionals in banking and finance at a senior level? Option A. 5 years. Option B. 10 years. Option C. 15 years. Option D. 20 years. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 10 साल। आरबीआई साफ कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल या प्रोफेशनल हैं और बैंक प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपके पास बैंकिंग या फाइनेंस में सीनियर लेवल पर कम से कम 10 साल का तजुर्बा होना चाहिए। यह कोई फ्रेशर का काम नहीं है, यहाँ पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व्ड है, इसलिए साउंड प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स और इंटेग्रिटी बहुत मायने रखती है। बैंक खुलने के बाद उसे शेयर बाजार में कब आना पड़ता है? डेडलाइन याद रखिएगा। एक नए बैंक को अपना बिजनेस शुरू करने के कितने साल के भीतर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना जरूरी है? A new universal bank must get its shares listed on the stock exchanges within what time of the commencement of business by the bank? Option A. 3 years. Option B. 5 years. Option C. 6 years. Option D. 10 years. सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 साल। जिस दिन बैंक ने अपना बिजनेस शुरू किया, यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की तारीख से 6 साल के अंदर उसे अपने शेयर्स लिस्ट करवाने होते हैं। लिस्टिंग से बैंक की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और मार्केट डिसिप्लिन आता है। मान लीजिए बैंक 2024 में खुला, तो 2030 तक उसे लिस्ट होना ही पड़ेगा। आरबीआई का हाँ वाला लेटर कब तक वैलिड रहता है?
ये अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करता है। बैंक खोलने के लिए मिला इन प्रिंसिपल अप्रूवल कितने महीनों बाद एक्सपायर हो जाता है? द इन प्रिंसिपल अप्रूवल issued by the RBI for setting up a bank is valid for what duration, after which it lapses automatically? Option A 6 months. Option B 12 months. Option C 18 months. Option D 24 months. सही जवाब है ऑप्शन सी 18 महीने। जब आरबीआई इन प्रिंसिपल अप्रूवल देता है तो प्रमोटर के पास बैंक सेटअप करने के लिए 1.5 साल का वक्त होता है। इस दौरान उन्हें कैपिटल लानी होती है और सिस्टम खड़े करने होते हैं। अगर 18 महीने में बैंक ऑपरेशनल नहीं हुआ तो यह अप्रूवल अपने आप रद्द हो जाएगा और आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगला सवाल फाइनेंशियल इंक्लूजन पर है। मेट्रो से बाहर निकलकर गांव में कितनी ब्रांच खोलनी होंगी? नए बैंक को अपनी कुल ब्रांच में से कम कितनी ब्रांच छोटे गांवों में खोलनी पड़ती है? To avoid over-concentration in metropolitan areas, a new universal bank must open at least what percentage of its branches in unbanked rural centers, population up to 9,999? Option A 10%. Option B 15%. Option C 20%. Option D 25%. सही जवाब है ऑप्शन डी 25%। आरबीआई का नियम है कि बैंक सिर्फ शहरों में नहीं रह सकता। उसे अपनी टोटल ब्रांच का 1/4 हिस्सा ऐसे रूरल सेंटर्स में खोलना होगा जहां आबादी 10,000 से कम है और जहां पहले से बैंकिंग नहीं है। इसे हम टियर 5 और टियर 6 सेंटर्स भी कहते हैं। इसका सीधा मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन। चलिए अभी तक जो पढ़ा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। यूनिवर्सल बैंक के लिए मिनिमम पेडअप कैपिटल 1,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। बैंक को पहले 3 साल तक 13% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। प्रमोटर बनने के लिए बैंकिंग या फाइनेंस में 10 साल का सीनियर एक्सपीरियंस जरूरी है। बिजनेस शुरू होने के 6 साल के अंदर बैंक को शेयर बाजार में लिस्ट होना होगा। इन प्रिंसिपल अप्रूवल केवल 18 महीने के लिए वैलिड रहता है। 25% ब्रांच ऐसे रूरल सेंटर्स में होनी चाहिए जहां आबादी 10,000 से कम हो। बड़े कॉरपोरेट्स बैंक क्यों नहीं खोल पाते? अगला सवाल इसी पेचीदा नियम पर है। अगर किसी ग्रुप का एसेट 5,000 करोड़ से ज्यादा है तो उसे बैंक लाइसेंस के लिए क्या शर्त माननी होगी? For private sector entities or groups with total assets of rupees 5,000 crore or more, eligibility to promote a bank is subject to the condition that their non-financial business must not account for what percentage of their total assets or gross income? Option A 25% or more. Option B 40% or more. Option C 50% or more. Option D 60% or more. सही जवाब है ऑप्शन बी 40%। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर कोई बड़ा ग्रुप बैंक खोलना चाहता है तो उसका नॉन फाइनेंशियल बिजनेस जैसे रियल एस्टेट या मैन्युफैक्चरिंग उसके टोटल एसेट्स या इनकम के 40% से कम होना चाहिए।
आरबीआई नहीं चाहता कि इंडस्ट्रियल रिस्क और बैंकिंग रिस्क आपस में मिक्स हों। शेयर होल्डिंग में थोड़ा सा भी बदलाव हो तो आरबीआई को कब बताना पड़ता है? शेयर होल्डिंग में कितने परसेंट का चेंज होने पर आरबीआई को रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है? If an entity is applying to convert into a bank, any change in shareholding that results in a shareholder acquiring or transferring what percentage of voting equity capital must be reported to the RBI? Option A, 1% or more. Option B, 2% or more. Option C, 5% or more. Option D, 10% or more. सही जवाब है ऑप्शन सी, 5%। अगर कोई शेयर होल्डर 5% या उससे ज्यादा इक्विटी खरीदता है या बेचता है तो इसकी रिपोर्टिंग आरबीआई को तुरंत करनी पड़ती है। यह रूल इसलिए है ताकि आरबीआई को पता रहे कि बैंक की ओनरशिप में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं हो रहा। याद रखिए, यह सिर्फ रिपोर्टिंग की बात हो रही है, अप्रूवल की नहीं। रिपोर्टिंग तो ठीक है, लेकिन आरबीआई से परमिशन कब लेनी पड़ती है? अगला सवाल देखें। बैंक में मेजर शेयर होल्डिंग लेने के लिए किस लिमिट के बाद प्रायर अप्रूवल जरूरी है? Any acquisition of shares or voting rights that takes the aggregate holding of an individual or entity to the equivalent of what percentage or more of the paid-up equity capital of the bank requires prior approval of the RBI? Option A, 2% or more. Option B, 5% or more. Option C, 10% or more. Option D, 15% or more. सही जवाब है ऑप्शन बी। यहां भी लिमिट 5% ही है, लेकिन फर्क समझिए। अगर कोई इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग 5% या उससे ऊपर ले जाना चाहता है तो उसे पहले आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेना होगा। यहां आरबीआई उस इन्वेस्टर का फिट एंड प्रॉपर स्टेटस चेक करता है। बिना परमिशन के आप बैंक में मेजर स्टेकहोल्डर नहीं बन सकते। प्रमोटर को अपने शेयर्स कब बेचने पड़ते हैं? यह टाइमलाइन इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है। यूनिवर्सल बैंक के प्रमोटर को अपनी शेयर होल्डिंग किस तरह घटानी होती है, यह नियम ध्यान से पढ़े। Which of the following statements regarding the mandatory shareholding trajectory for the promoter group of a universal bank are correct? 1. The promoter group shall hold a minimum of 40% of the paid-up voting equity share capital, locked in for 5 years from the commencement of business. 2. The shareholding of the promoter group shall be brought down to 26% of the paid-up voting equity share capital within 15 years from the commencement of business. Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बैंक शुरू होने के पहले 5 साल तक प्रमोटर को कम से कम 40% हिस्सेदारी रखनी ही पड़ती है। इसे कहते हैं स्किन इन द गेम। 5 साल के बाद उन्हें धीरे धीरे अपना हिस्सा कम करना होता है और 15 साल के अंदर इसे 26% पर लाना अनिवार्य है। आरबीआई चाहता है कि लंबे समय में बैंक की ओनरशिप डाइवर्सिफाइड हो जाए। छोटा बैंक बड़े बैंक में कब कन्वर्ट हो सकता है? अगला सवाल ट्रांजिशन रूल्स पर। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए
कौन से क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं? Which of the following financial and operational criteria must a small finance bank, SFB, fulfill to be eligible for voluntary transition to a universal bank? 1. It must have a satisfactory track record of performance for a minimum period of 5 years. 2. It must be listed on a recognized stock exchange and have a minimum net worth of rupees 1,000 crore. 3. Its gross non-performing assets (GNPA) and net non-performing assets (NNPA) must be less than or equal to 3% and 1% respectively in the last 2 financial years. 4. It must have a diversified loan portfolio. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3 and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये सभी शर्तें जरूरी हैं। एक एसएफबी तभी यूनिवर्सल बैंक बन सकता है जब उसके पास 5 साल का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, वो लिस्टेड हो और उसकी नेट वर्थ 1,000 करोड़ हो। सबसे जरूरी बात, उसकी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी जीएनपीए 3% से कम और एनएनपीए 1% से कम। ये शर्तें यह सुनिश्चित करती हैं कि केवल मजबूत बैंक ही अपग्रेड हों। क्वेश्चन 6 से 10 तक के रूल्स बहुत क्रिटिकल थे। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। बड़े ग्रुप्स का नॉन फाइनेंशियल बिजनेस टोटल एसेट्स के 40% से कम होना चाहिए। शेयर होल्डिंग में 5% का कोई भी बदलाव हो तो आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा। 5% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने से पहले आरबीआई की मंजूरी जरूरी है। प्रमोटर को पहले 5 साल तक अपना हिस्सा 40% पर लॉक रखना पड़ता है। 15 साल के भीतर प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 26% करनी होगी। एसएफबी को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए 5 साल का सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। बैंक लाइसेंस की एप्लीकेशन में क्या क्या कागज लगते हैं? अगला सवाल इसी पर। लाइसेंस के लिए अप्लाई करते वक्त कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना मैंडेटरी है? When submitting an application for a new bank license, which of the following documents and information are required? 1. Audited financial statements of the promoter entity for the past 5 years. 2. Income tax returns of the promoter entity for the last 3 years. 3. Detailed information on any person proposing to subscribe to 5% or more of the paid-up equity share capital. 4. Business plan financial projections for a minimum of 5 years. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3 and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। प्रमोटर के पिछले 5 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स और 3 साल के टैक्स रिटर्न देने होते हैं। साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति 5% से ज्यादा शेयर ले रहा है तो उसकी पूरी कुंडली देनी पड़ती है। और हाँ, अगले 5 साल का बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी सबमिट करना होता है ताकि आरबीआई वायबिलिटी चेक कर सके। ग्रुप कंपनीज होने पर बैंक का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? एनओएफएचसी का नियम समझिए। क्या प्रमोटर के पास दूसरी ग्रुप कंपनीज होने पर एनओएफएचसी बनाना जरूरी है?
Under the on-tap licensing guidelines, a non-operative financial holding company (NOFC) structure is mandatory if the individual promoters or promoting entities have other group entities. Option A. True. Option B. False. Option C. True, but only if the group assets exceed rupees 500 crore. Option D. False. It is optional in all cases. सही जवाब है ऑप्शन ए। यह बात 100% सच है। अगर प्रमोटर की कोई और ग्रुप एंटिटीज हैं, तो उन्हें बैंक एक एनओएफएचसी यानी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के नीचे ही खोलना होगा। इसका मकसद है बैंक को ग्रुप के बाकी बिजनेस रिस्क से बचाना, जिसे हम रिंग फेंसिंग कहते हैं। अगर कोई ग्रुप एंटिटी नहीं है, तो इंडिविजुअल प्रमोटर बिना एनओएफएचसी के भी बैंक खोल सकता है। प्रमोटर ग्रुप में कौन कौन शामिल होता है? ये डेफिनेशन बहुत व्यापक है। प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, इसे लेकर कंफ्यूज मत होना। Regarding the definition of promoter group in the context of licensing universal banks, where the promoter is a body corporate, which of the following entities are included? 1. A subsidiary or holding company of the promoter. 2. Any body corporate in which the promoter holds 10% or more of the equity share capital. 3. Any joint venture or associate of the promoter, as defined in terms of Ind AS 28. 4. A related party of the promoter, as defined in terms of Ind AS 24. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 2, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी। ये सभी इसमें शामिल हैं। चाहे वो सब्सिडियरी हो, होल्डिंग कंपनी हो, जॉइंट वेंचर हो या कोई रिलेटेड पार्टी, यहाँ तक कि अगर प्रमोटर किसी कंपनी में 10% शेयर भी रखता है, तो वो भी ग्रुप का हिस्सा मानी जाएगी। आरबीआई ने यह डेफिनेशन इतनी ब्रॉड इसलिए रखी है ताकि कनेक्टेड लेंडिंग को पूरी तरह रोका जा सके। बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज बैंक में पैसा लगा सकते हैं या नहीं? अगला सवाल देखिए। बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज को बैंक में हिस्सेदारी लेने की परमिशन है, लेकिन एक बड़ी रुकावट के साथ। वो क्या है? Individuals and companies connected with large industrial houses are permitted to participate in the equity of a new private sector bank up to 10%, subject to which of the following restrictions? Option A. They must maintain a minimum deposit balance of rupees 100 crore. Option B. They cannot vote on any resolution. Option C. They shall not have any director on the board of the bank. Option D. They are not permitted to hold any shares in the non-operative financial holding company, NOFC. सही जवाब है ऑप्शन सी। वो अपना डायरेक्टर बोर्ड में नहीं बिठा सकते। देखिए, इंडस्ट्रियल हाउसेज 10% तक इक्विटी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैंक के मैनेजमेंट या कंट्रोल से दूर रखा गया है। उनका कोई भी नुमाइंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं हो सकता। यह फैसला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए लिया गया है। बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या रोल है? यह गवर्नेंस का सबसे अहम हिस्सा है।
नए बैंक के बोर्ड में कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है और कौन नहीं? Which of the following statements regarding the board composition and governance of a new universal bank are correct? 1. The board of the bank should have a majority of independent directors. 2. A director of the promoter entity, who is also a director on the board of the bank, is considered an independent director. 3. The bank must maintain an arm's length relationship with the promoter group entities. 4. The bank is precluded from having any exposure to its promoters or shareholders holding 10% or more of paid-up equity shares. Option A. 1 and 3 only. Option B. 1, 3 and 4 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं। बैंक के बोर्ड में मेजॉरिटी हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। और ध्यान दें, प्रमोटर कंपनी का डायरेक्टर बैंक के लिए कभी इंडिपेंडेंट नहीं माना जा सकता। इसके अलावा बैंक अपने प्रमोटर्स को लोन नहीं दे सकता, इसे कहते हैं नो एक्सपोजर रूल। ये सब कॉरपोरेट गवर्नेंस के पिलर्स हैं। चलिए क्वेश्चन 11 से 15 तक के पॉइंट्स को जल्दी से समराइज करते हैं। लाइसेंस के लिए पिछले 5 साल के फाइनेंशियल्स और 3 साल के आईटी रिटर्न जरूरी हैं। अगर प्रमोटर की दूसरी ग्रुप कंपनियां हैं तो एनओएफएचसी स्ट्रक्चर बनाना अनिवार्य है। प्रमोटर ग्रुप में सब्सिडियरी, एसोसिएट्स और रिलेटेड पार्टीज सब शामिल होती हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेज 10% शेयर ले सकते हैं, लेकिन बोर्ड में डायरेक्टर नहीं बैठा सकते। बैंक के बोर्ड में आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर आरबीआई ने लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा कब अप्लाई कर सकते हैं? लाइसेंस देने या रिजेक्ट करने का आरबीआई का इंटरनल प्रोसेस क्या है? Regarding the procedure for RBI decisions on bank license applications, which of the following statements are correct? 1. Applications are initially referred to a Standing External Advisory Committee, SEC, which has a tenure of 3 years. 2. The Internal Screening Committee, ISC, consists of the governor and the deputy governors. 3. An applicant not found suitable for a license is eligible to reapply immediately after 6 months. 4. The names of applicants found suitable for in-principle approval will be placed on the RBI website. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं। एप्लीकेशन पहले एसआईएसई के पास जाती है, जिसका कार्यकाल 3 साल होता है। फिर इंटरनल स्क्रीनिंग कमेटी उसे देखती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो आप तुरंत अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कम से कम 3 साल का इंतजार करना होगा। इसे कूलिंग पीरियड कहते हैं। एसएफपी से यूनिवर्सल बैंक बनते समय प्रमोटर के लिए क्या बदलता है? आखिरी सवाल, ट्रांजिशन के दौरान क्या प्रमोटर को बदला जा सकता है या पुराना प्लान ही चलता है? Regarding the promoter and shareholding requirements for a small finance bank, SFB, transitioning to a universal bank, which of the following statements are correct? 1. The addition of new promoters or a change in promoters is not permitted during the transition process. 2.
The existing promoters shall continue as promoters, but there is no new mandatory lock-in requirement for their shareholding. 3. The promoter shareholding dilution plan, already approved by the Reserve Bank, must be revised to meet universal bank standards immediately. 4. There is no mandatory requirement for an eligible SFB to have an identified promoter. Option A. 1, 2 and 4 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं। ट्रांजिशन के वक्त आप प्रमोटर नहीं बदल सकते और न ही नए प्रमोटर जोड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि पुराने प्रमोटर पर यूनिवर्सल बैंक वाला नया लॉक इन पीरियड लागू नहीं होता। उनका पुराना डाइल्यूशन प्लान यानी शेयर घटाने का जो शेड्यूल पहले अप्रूव हुआ था वही जारी रहता है। आरबीआई ट्रांजिशन को स्मूथ रखना चाहता है, कॉम्प्लेक्स नहीं। दोस्तों, आज हमने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस और एसएफपी ट्रांजिशन के सारे पेचीदा नियम कवर कर लिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट से लेकर प्रमोटर लॉक इन तक, ये सब पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछें और रिवीजन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।